से हाँ आप लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 अगस्त का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने प्रधानमंत्री वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली ये किसके लिए होता है? वेंडर्स के लिए, जो ठेले में सामान बेचते हैं उनके लिए। तो अभी क्या है, रीसेंट क्या है कि भाई 5 लाख एप्लीकेशंस आएंगे, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात ध्यान रखो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इस स्कीम की, पीएम स्वनिधि की, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू एंगेज सिडबी, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिडबी बेसिकली मैं पहले आपको ओवरव्यू ऑफ द स्कीम बता देती हूँ। क्या होता है, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्लान प्रोवाइड करेगी, ताकि जो मतलब ये ठेले वाले हैं, वेंडर्स हैं, इनको अगर बिजनेस ऑपरेशनल था, जैसे कि ऑब्वियसली लॉकडाउन से पहले इनका बिजनेस काम करता था पर वो बिजनेस बंद हो गया, तो उसके तहत सरकार इनको अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करेगी ताकि अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर सके, अप टू ₹10,000। ठीक है, तो ₹10,000 उनको प्रोवाइड करेगी। एंड ये स्कीम वैलिड कितनी है, कब तक है? मार्च 2022 तक। तो सिडबी इसका टेक्निकल पार्टनर है और इसको इम्प्लीमेंटेशन करेगा। बेसिकली सिडबी का काम क्या होगा, ये क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये 10,000 रुपये का तो लोन दे रहे हैं ना, मतलब एडिशनली सरकार, तो अगर ये डिफ़ॉल्ट कर गए तो फिर वो मतलब इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करेगा या गारंटी कौन लेगा? तो ये सिडबी लेगा थ्रू अ क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये जो फंड इस्टेब्लिश करेगा, इसको मॉनिटर करेगा सिडबी, और ये जो बैंक्स हैं उनको क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड ये मैं बता चुकी हूँ। लोन्स किसके दिए जाएंगे? जो वेंडर्स कैन अवेल वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ ₹10,000। ठीक है, तो उसको मंथली आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो विदिन 1 ईयर। ठीक है, तो 10,000 का आपको लोन मिल सकता है। ऑन टाइमली या अर्ली रीपेमेंट तो इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी ऑफ 7% पर एनम। ठीक है, साल में पर एनम आपको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी। मान लो आपको बैंक ये लगा लो कि 18% लोन 18% चार्ज कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ 11% ही देना पड़ेगा अगर आप अर्ली रीपेमेंट या टाइमली रीपेमेंट कर रहे हो, और ये पैसा आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट सरकार आपको दे देगी ऑन अ 6 मंथ बेसिस। पेनल्टी नहीं होगी अगर कोई अर्ली रीपेमेंट दे देंगे, तो अर्ली रीपेमेंट होगा तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। स्कीम इज एप्लीकेबल टू वेंडर्स, हॉकर्स, ठेले वालास, रेडी वालास, तो ठीक है, जो सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एंड उनको दिया जाएगा सराउंडिंग पेरी अर्बन एंड रूरल एरियाज और ऑल्सो इंक्लूडेड, क्योंकि लॉकडाउन ने इनकी लाइफ्स को काफ़ी अफेक्ट किया था, जो क्योंकि ये डेली वेज अर्नर्स होते थे, हुज बिजनेस वर अफेक्टेड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, क्योंकि इनका स्मॉल कैपिटल बेस होता है, ये 10-20 हज़ार में ठेला वेला अपना इस्टेब्लिश कर लेते हैं और इतने पे ही ये लोग काम करते हैं। तो इनको क्या है कि काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट से इनको इनफॉर्मल सोर्सेज से लेना पड़ता था, कोई साहूकार हो गया, किसी से उधारी ले ली, तो ये इससे क्या होगा, इनकी सेविंग्स हो जाएंगी, एंड जो फालतू में इनको हाई इंटरेस्ट चार्ज होते थे वो कम हो जाएंगे। तो ये इसका सिल्वर लाइनिंग है। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आप भूल जाओ। MSME साइन मत कराना, कुछ भी मत कराना। ठीक है, देन कृषि मेक के बारे में बता देते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने वर्चुअली लॉन्च किया कृषि मेक। तो कृषि मेक किसके अंडर है? ठीक है, बेसिकली कृषि क्या होता है? एग्रीकल्चर, मेक का मतलब बादल। ठीक है, तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, जो नरेस है, उसका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लॉन्च किया। बेसिकली क्या है, ये डाटा रिकवरी सेंटर होगा ICAR का। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएगी कब बना था। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो कृषि मेक इज़ अ डाटा रिकवरी सेंटर। बेसिकली क्या है कि हमारी सरकार चाहती है हम एग्रीकल्चर को प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। ठीक है, तो उसका डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेक को बनाया गया है। सेटअप अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, नाहिब के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया है। हैज़ बीन सेटअप एट नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड NARRM, हैदराबाद में इसको पहली बार मतलब बेसिकली डाटा रिकवरी वहाँ से इसको एस्टैब्लिश किया गया है। तो कृषि में याद रखना डाटा रिकवरी सेंटर है ICAR की डाटा रिकवरी में मदद करेगा। अभी फिलहाल इसको हैदराबाद वाले में जो रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट क्या होगा? मिटिगेट रिस्क कर सकेंगे, इनहांस क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस, रिसर्च कर पाएंगे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड होगा, डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर होगा इसमें फॉर बिल्डिंग डिप्लॉइंग ऑफ डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस थ्रू इमेज एनालिसिस, डिसीज आइडेंटिफिकेशन, जो भी लाइफ स्टॉक में होती है वो सब, मतलब बेसिकली एक डाटाबेस होगा, एंड ये डाटा रिकवरी सेंटर होगा इसका। फार्मर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स को एनेबल करेगा टू बी मोर इक्विप्ड एंड अपडेटेड विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। सो नाहिब क्या है, जो मैंने आपको बताया, जिसके अंडर इसको बनाया गया है कृषि मेक को, ये देखो आप,
तो ये क्या है, प्रोजेक्ट फंडेड बाय बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक, तो दोनों ने इकट्ठे मिलकर बनाया है ताकि मोर रेलेवेंट एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, जो इन ट्यून हो टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। आई होप आपको याद हो गई होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, तो भाई क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिलीज की है रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। तो अब क्या बोलेंगे कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, नाम से क्या समझ में आ रहा है, जैसे न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है तो बिजनेस को भी अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि उन्होंने सोशल या फिर इन्वायरमेंटल कितना इम्पैक्ट किया है उनके बिजनेस से। मान लो कोई इंडस्ट्रीज है तो वो कितना इम्पैक्ट हुआ है, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उनको कुछ अपना डिविडेंड देना पड़ता है फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑन, तो उसी तरीके से है आपको अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, अ न्यू रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसको बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, उसको हैज़ बीन रिकमेंडेड टू बेटर रिफ्लेक्ट द इंटेंट एंड स्कोप ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स। ठीक है, फाइनेंशियल तो आपको बताना ही पड़ेगा कितना फ़ायदा किया कितना नुकसान किया, बाकी आपको इन्वायरमेंट वगैरह जहाँ पे भी फ़र्क पड़ा है वो भी आपको बताना पड़ेगा। एंड इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की 21 पोर्टल से इंटीग्रेट कर दिया है कि भाई आप ऑनलाइन ही बता देना, इस जो ये रिपोर्ट है ऑनलाइन आप पब्लिश कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन कैप्चर्ड शुड बी यूज टू डेवलप अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। फिर ऐसे इंडेक्स बना देगी, ठीक है, एमसीए बना देगी या किसी और को बोल देगी बनाने को, इंडेक्स बना देगी कौन सी इंडस्ट्री अच्छा काम करिए कौन सी नहीं करिए, तो ये सब होगा। एंड टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज आर टू अंडरटेक दिस रिपोर्ट मैंडेटरीली, तो आपको टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को इसमें डेफिनेटली अपना मतलब बताना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एंड ये बाद में इसको अनलिस्टेड कंपनीज को भी एक्सटेंड किया जा सकता है, पर अभी ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। तो होती क्या है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, मैं बता चुकी हूँ, डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको ऑफ अडॉप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस बाय लिस्टेड कंपनी टू ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स, कि भाई बिजनेस वालों का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, आपके स्टेक होल्डर्स को आपको बताना पड़ेगा किस तरीके की आप बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा। इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, सबके लिए होता है ये एप्लीकेबल। इवोल्यूशन क्या होता है भाई बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सबसे पहले क्या आया था, कॉर्पोरेट वॉलंटरी गाइडलाइंस, पहले वॉलंटरी आई थी कि आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो 2009 में। फिर इंडोर्समेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स बाय इंडिया, ठीक है, तो इंडिया ने इसको एंडोर्स किया तो उसके तहत हमने यहाँ पे अपनी पॉलिसीज बनाई। एंड एमसीए ने इशू किया नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जो एनकरेज करेंगी रिपोर्टिंग ऑन इन्वायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस इश्यूज इन 2001, तो इसके तहत हमने एमसीए ने इशू की, भाई आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। सेबी ने मैंडेट किया पहले तो कि भाई टॉप 100 लिस्टिंग कंपनीज ही बताओ ये अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स, ठीक है, 2012 तक। फिर सेबी ने एक्सटेंड कर दिया कि टॉप 500 कंपनीज बताएंगे, और अब हमने 1000 कंपनीज को इनरोल करा है, ठीक है। एंड यही है इसमें इंपॉर्टेंट, वाई डू वी नीड, हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एंटरप्राइजेस आ रही हैं टाइमली, एंड हमें जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स उनको ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल सिस्टम जो अकाउंटेबल है, नॉट मेयरली कि भाई वो सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स के लिए लायबल नहीं है, बट टू द इन्वायरमेंट एंड द सोशल इम्पैक्ट इज ऑल्सो कंसिडरेबल, ठीक है। तो यही चीज़ है इसके बारे में, आप आगे देख सकते हैं। देन CSIR मूव्स मेगा लैब्स टू बूस्ट कोविड-19 टेस्टिंग, तो CSIR ने बोला है कि भाई मेगा लैब्स हैं जो बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग का काम करती है, उनको आप कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है। तो CSIR के लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो दीज लैब्स में क्या होता है, जो ये मेगा लैब्स है, लार्ज मशीन्स होती है जो जीनोम सीक्वेंसिंग कराती हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारे डीएनए जो हमारी बॉडी का सारा डीएनए मिला दिया जाए तो एक जीनोम बन जाता है। तो उसी डीएनए में क्या होता है, सीक्वेंस होते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं, जैसे ATGC, ठीक है, एडिनाइन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो इनके सीक्वेंस होते हैं। तो इसे ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं कि भाई मेरे अंदर ये वाला पैटर्न है, आपके अंदर मान लो TAGC होगा, तो किसके अंदर कौन सा पैटर्न है वो जीनोम सीक्वेंसिंग बताता है। तो वही मेगा लैब्स काम करती हैं। तो अब क्या बोला गया कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन्स है, अब इनकी इतनी काम नहीं है, इनको एक काम करो, आप कोविड-19 की टेस्टिंग में लगाओ ताकि वो पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ वायरस डिटेक्ट कर सके, क्योंकि बहुत बार RT-PCR भी मात खा जाता है, तो इसीलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो SARS-CoV-2 वायरस का जो जीनोम है वो पता लगा लेंगे इजीली, एंड क्योंकि RT-PCR सिर्फ स्पेसिफिक सेक्शन बता लेगा, मान लो इतना जीनोम है, इतना ही बता पाता है RT-PCR, तो इतना तो बच जाता है ना, तो फिर ये मेगा लैब्स वाले बता पाएंगे, ठीक है, ताकि बिगर चंक बता दिया जाएगा एंड मोर सर्टेनिटी हो जाएगी वायरस की, एंड हमें बेसिकली हम रिसर्च बेहतर कर पाएंगे। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो उस वायरस की एंड कैसे कैसे म्यूटेट कर रहा है वो पता लग पाएंगे, और इनको प्राइमर्स एंड प्रोब्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बेसिकली इजीली हो जाता है। आप प्राइमर्स प्रोब्स में बताने लगी तो काफ़ी डिटेल हो जाएगा,
समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग, फिगर आउट करो, मैंने बता दिया है कि भाई ATGC कैसे आपका पैटर्न है आपके DNA न्यूक्लियोटाइड्स का इन अ जीनोम। सो बेसिकली ये होता है। देन वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव, तो एक सन एक वर्ल्ड और एक ग्रिड हो, तो मिनिस्ट्री हमारे यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बोला है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव होना चाहिए। ये तो होना तो चाहिए ही है, बट अभी इसके जो प्रपोजल्स हैं उनको होल्ड कर दिया गया है। तो बेसिकली हुआ क्या था, ये प्रपोजल था जो इंडिया लेकर आया था कि भाई ऐसा होना चाहिए, ठीक है, एक ही ग्रिड हो सबका, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बेहतरी क्या होगी इसे, टू फैसिलिटेट ग्लोबल कॉपरेशन विच एम्स एट बिल्डिंग अ ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, जिससे इजीली वो शेयर हो सके, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई क्या होता है, सूर्य एक टाइम पे एक कंट्री पे होता है या एक कॉन्टिनेंट पे दूसरे टाइम पे दूसरे पे होता है। तो ये इंडिया ने यही सोचा कि भाई कुछ जिस टाइम पे हमारे पास होगा तब हम जनरेट कर लेंगे सोलर एनर्जी, ठीक है, जब अफ्रीका में होगा तब अफ्रीका वाले कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक सन होगा, अलग अलग जगह है, तो हम पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेंगे और एक कॉमन ग्रिड बना लेंगे जिससे हम पावर शेयर कर सके, ठीक है, समझ गए ना। डिटेल्स क्या है, पेरेंट बॉडी कौन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि वो ग्लोबल कंसेंसस बना सके कि भाई हम जो सोलर रिसोर्सेज है उसको शेयर करेंगे विद मोर देन 140 कंट्री ऑफ वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। विजन क्या है कि भाई सन कभी डूबता नहीं, डिपेंडिंग क्योंकि वो जोग्राफिकल लोकेशंस के अनुसार बदलता रहता है। फिर एक ग्रिड बना लेंगे एंड दैट विल बी शैल बी इंटरकनेक्टेड विद अफ्रीकन पावर टूल्स एज वेल, और इसको वर्ल्ड बैंक की सहायता भी मिली है टेक्निकल असिस्टेंस में। तो बेसिकली होगा क्या कि बेनिफिट्स क्या होंगे, इंडिया वुड जनरेट 40% ऑफ द पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से बाय 2030, एंड कि भाई हम सोलर एनर्जी को सप्लाईज को अक्रॉस द बॉर्डर्स की जो वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव है तो उसके तहत हम करेंगे, हमारी सोलर एनर्जी इंटीग्रेट करेंगे। लीड टू रिड्यूस प्रोजेक्ट कॉस्ट, हायर एफिशिएंसी होगी एंड इंक्रीज्ड एसेट यूटिलाइजेशन। जो एग्जिस्टिंग ग्रिड्स हैं उनको भी मतलब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार बना लेंगे एंड उसको डेवलप कर लेंगे। इट विल रिक्वायर ओनली इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे पास पैरेलल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर तो पड़ा ही है, ठीक है, तो उसके जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है उनके तहत हमें बस उनको ही थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बस वही है ना, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इसमें। इट विल हेल्प ऑल पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोर्सेज, जो उनकी स्किल्स है उनको यूटिलाइज करेंगे। रिजल्टिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट, तो क्या होगा, इससे पॉवर्टी एलिविएशन होगी, लोगों को काम मिलेगा, वाटर सैनिटेशन, मतलब बेसिकली एनर्जी सिक्योरिटी हो पाएगी। एंड इट विल अलाउ नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स इन इंडिया, ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक है।